हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। हालांकि इसके पहले हम आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल के बारे में बता चुके हैं, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही टॉपिक है। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हम ये वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना होगा। तो चलिए देखते हैं डाल्टन ने क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था जो मैटर होता है वो एटम से मिलके बना होता है। मैटर जो होता है वो वेरी स्मॉल पार्टिकल एटम से मिलकर बना होता है। अब मैटर क्या होता है? मैटर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, लिविंग और नॉन लिविंग में कुछ भी हो सकता है जो जिसका कुछ मास हो और कुछ स्पेस घेरता हो। ऐसी चीज़ जिसका कुछ मास हो और वो स्पेस घेरता हो वो क्या होगा? मैटर होगा। जैसे कि आप ले सकते हैं ये बुक, इसका कुछ मास भी है और ये स्पेस भी घेरता है, तो ये हो गया मैटर। ये पेन भी हो गया मैटर। आप और हम भी हो गए मैटर, क्योंकि हम लोगों का मास भी होता है और हम लोग क्या करते हैं? स्पेस भी घेरते हैं। तो ऐसी चीज़ जो जिसका कुछ मास हो और वो कुछ ना कुछ स्पेस घेरती है वो मैटर हो गई। और मैटर किससे बनता है? एटम से मिलके बनता है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। ये हो गया इनका फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकेंड पॉइंट में इन्होंने कहा था एटम जो होता है मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मतलब एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। एन एटम इज कंसीडर्ड एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा था। थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में इन्होंने कहा था किसी भी गिवन एलिमेंट के मास और केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे कि एक ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन एटम का हाइड्रोजन एटम देखेंगे, इसका और इसका मास और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन के एटम का हाइड्रोजन के एटम से ही अगर देखेंगे, एटम का ही देखेंगे, तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी और मास जो होगा वो सेम होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होंगे उनके मास और केमिकल प्रॉपर्टी जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। अब देखेंगे जैसे कि हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन में जो एटम होगा और ऑक्सीजन में जो एटम होगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी और मास डिफरेंट होगा ऑक्सीजन के एटम के केमिकल प्रॉपर्टी और मास से। फिफ्थ पॉइंट उन्होंने कहा था कि एटम कंबाइन होते हैं स्मॉलेस्ट होल नंबर में और फॉर्म करते हैं कंपाउंड। स्मॉलेस्ट होल नंबर में एटम कंबाइंड होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एग्जांपल से इसको समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए जैसे कि H2O है, तो ये कंपाउंड कब बनाएगा? जब H का 2 एटम होगा और O का 1 एटम होगा। तो ये क्या है? ये होल नंबर है। होल नंबर क्यों है? यहाँ पे 2, 1, जैसे कि 1, 2, 3, 4 ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। तो ये भी क्या है? होल नंबर्स है। ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन का 1/2 हो गया और ऑक्सीजन का 3/2 हो गया, ये कंबाइंड होकर के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लें। रेशियो में कभी भी कंबाइंड नहीं होंगे। अगर कंबाइंड होंगे तो होल नंबर में कंबाइंड होकर ही क्या बनाएंगे? कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। आई होप आप लोगों को फिफ्थ पॉइंट जो है वो समझ में आ गया होगा। एटम कंबाइंड इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। सिक्स पॉइंट देखेंगे। सिक्स पॉइंट में इन्होंने कहा किसी भी गिवन कंपाउंड का रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम, एटम के प्रकार जो होंगे वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए H2O है, तो इसमें
हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 कंबाइंड होकर ही कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगर आपको वाटर बनाना है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप हाइड्रोजन का 3 लें और ऑक्सीजन का 1 लें। ये रेशियो नहीं हो सकता है, ये फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है कि आप इसी रेशियो में लेंगे तभी जाके कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और इन्होंने कहा एटम के प्रकार, मतलब अगर आपको वाटर बनाना है तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से आपको वाटर नहीं फॉर्म होगा। तो इन्होंने यही बोला है कि एटम के प्रकार और रिलेटिव नंबर जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए। ये हो गया इनका 6 पॉइंट। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। अब देखेंगे इसका लिमिटेशन, इन्होंने क्या क्या गलतियां की थी वो देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इनका फर्स्ट लिमिटेशन क्या था, इन्होंने कहा था कि जो एटम होता है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने गलत कहा था, एटम जो होता है वो सब डिवाइडेड है, मतलब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन किसके अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एटम को, इनका ये फर्स्ट लिमिटेशन था। सेकेंड लिमिटेशन इनका क्या था, डाल्टन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट आइसोटोप। इन्होंने आइसोटोप के बारे में कुछ नहीं बताया था। आइसोटोप का मतलब क्या होता है, जिनका एटॉमिक नंबर जो है वो सेम हो, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। थर्ड लिमिटेशन क्या था, डाल्टन ने आइसोबार के बारे में कुछ नहीं बताया था। डाल्टन डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट आइसोबार। अब आइसोबार क्या होता है, जिसका मास नंबर जो है वो सेम हो, क्या सेम हो, मास नंबर सेम होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, आइसोबार। तो यहाँ पे देखिए इसका मास नंबर सबका क्या है, सेम है, तो ये सब एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोबार। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, इसके पहले आप लोगों ने देखा था जो एटम होते हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो किस में होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की थी सन 1897 में। सेटअप देख लेते हैं, इन्होंने सेटअप जो है वो कैसे किया था। इन्होंने क्या लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था। डिस्चार्ज ट्यूब जो है ये है डिस्चार्ज ट्यूब, जो सब है ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है। ये किसका बना था, ग्लास का बना था डिस्चार्ज ट्यूब। और इसमें क्या लगा था, एक वैक्यूम पंप लगा था। वैक्यूम पंप जो है वो करता क्या था, वो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर जो है वो कम करता था, एयर प्रेशर को कम करता था डिस्चार्ज ट्यूब। और ये क्या है, 2 मेटल की प्लेट्स थी, एक को बैटरी के पॉजिटिव से अटैच किया गया था और एक को बैटरी के निगेटिव से अटैच किया गया था। जो पॉजिटिव से अटैच था उसको हम क्या बोलते थे, एनोड, और जो निगेटिव से अटैच था बैटरी के उसको बोलते थे कैथोड। और इन दोनों को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों को इलेक्ट्रोड बोल रहे थे। और ये जो बैटरी है उसमें क्या होता था, 5000 से 10,000 वोल्टेज अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तब जाके ये प्रक्रिया जो हम आपको आगे बताएंगे वो होगा। जब 5000 से 10,000 तक वोल्टेज हम प्रोवाइड करेंगे तब जाके ये प्रक्रिया होगा। और प्रेशर कितना रहना चाहिए था, कितना कम, 10⁻⁴ atm जो है प्रेशर जो है उतना कम रहेगा तब जाके होगा ये। तो चलिए इसका सेटअप जो है कैसे कैसे किए हैं उसको बता दिए हैं हम, अब उसको दिखा देते हैं हम आपको। डिस्चार्ज ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे हैं। 1 इज़ एनोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो एनोड है वो बैटरी के किससे अटैच है, पॉजिटिव टर्मिनल से।
और जो कैथोड है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच है। कैथोड विच इज अटैच निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ए वैक्यूम पंप यूज टू रिड्यूस द एयर प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। जो वैक्यूम पंप है वो किस लिए लगा था, यहाँ पे देखिए जो वैक्यूम पंप है वो इसलिए लगा था कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर के एयर प्रेशर को कम करने के लिए यहाँ पे वैक्यूम पंप लगा हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ए बैटरी प्रोड्यूस 5000 टू 10,000 वोल्टेज करंट। इतना जो है बैटरी हमको करंट प्रोवाइड करेगा। अब देखेंगे वर्क, इसका वर्किंग फंक्शन क्या क्या होता है इसमें। स्टार्टिंग में जब हम इसको 5000 से 10,000 वोल्टेज हम करंट इसको प्रोवाइड करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। 5000 से 10,000 वोल्टेज करंट हम प्रोवाइड करेंगे इसको, तो इसमें कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, इसमें से वैक्यूम पंप की हेल्प से डिस्चार्ज ट्यूब का एयर प्रेशर जो है वो कम करना अगर स्टार्ट कर देंगे, तब जाके हमको क्या देखने को मिलेगा, ग्लो देखने को मिलेगा। ग्लो देखने को मिलेगा। ये जो ग्लो था ना वो हमको कैथोड से एनोड की ओर देखने को मिल रहा था। कहाँ से, कैथोड से एनोड की ओर ये जा रहा था। आपको ऐसे देखने को मिल रहा है ग्लो। अगर हम ये प्रेशर जो है और कम करने लगेंगे तो क्या होगा, ग्लो हमको दिखना, जो ये ग्लो दिख रहा है आपको, ये दिखना बंद हो जाएगा और क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्लोरिसेंस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और फ्लोरिसेंस कहाँ स्टार्ट होगा, जो कैथोड है उसके अपोजिट साइड में हमको फ्लोरिसेंस देखने को मिलेगा। मतलब कि एनोड पर हमको फ्लोरिसेंस देखने को मिलेगा। फ्लोरिसेंस जो होता है वो होगा यहाँ पे एनोड पे। यहाँ सब आपको डार्कनेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये सब बंद हो जाएगा। यहाँ पे जो ग्लो आपको देखने को मिल रहा है ये सब बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस लाइटिंग, चमक देखने को मिलेगी यहाँ पे। ये तब क्या हो जाएगा, फ्लोरिसेंस आपको स्टार्ट हो जाएगा। और इसके पहले जो बन रहा था कैथोड से एनोड के साइड में, जो ग्लो आपको देखने को मिल रहा था वो कैथोड से एनोड के साइड में जा रहा था। इसीलिए इसको हम क्या कह रहे थे, कैथोड रेज कहते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड रेज कहेंगे। चलिए ये आपको दिखा देते हैं इसका वर्किंग। व्हेन वी प्रोवाइडेड 5000 टू 10,000 वोल्टेज करंट नथिंग हैपेंड। तब आपको कुछ नहीं दिखने को मिलेगा जब आप 5000 से 10,000 वोल्टेज करंट प्रोवाइड करेंगे। नाउ रिड्यूस द प्रेशर बाय यूजिंग वैक्यूम पंप एंड ए कंटिन्यूअस ग्लो प्रोड्यूस। अगर आप वैक्यूम पंप की हेल्प से डिस्चार्ज ट्यूब का जो एयर प्रेशर है उसको कम करेंगे तो आपको ग्लो देखने को मिलेगा, तो ग्लो प्रोड्यूस होगा। नाउ इफ़ वी फर्दर रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। अगर आप फिर से डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर जो है वो कम करेंगे तो क्या होगा, द ग्लो बिकम्स ऑफ। तो जो ग्लो है वो बंद हो जाएगा। एंड फ्लोरिसेंस इज प्रोड्यूस। और फ्लोरिसेंस जो है वो प्रोड्यूस होने लगेगा। फ्लोरिसेंस जो है वो प्रोड्यूस होने लगेगा कहाँ, अपोजिट टू कैथोड। जो कैथोड है उसके अपोजिट, मतलब एनोड पे आपको फ्लोरिसेंस देखने को मिलेगा। दिस रेज प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, दैट वाई दिस रेज आर नोन एज कैथोड रेज। इसी वजह से, क्योंकि ये कैथोड से प्रोड्यूस हो रहा था ये रे, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड रेज। इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे थे, कैथोड रेज कह रहे थे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी के बारे में आप देखेंगे। सबसे पहली पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन कैथोड। अगर हम कैथोड पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको हम पहले समझा देते हैं तब जाके दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये हम पूरा सेटअप नहीं करके दिखाएंगे, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये जो है ये बैटरी के पॉजिटिव से अटैच है, ये क्या है, बैटरी के निगेटिव से अटैच है। तो ये क्या हो गया, कैथोड हो गया। ये हो गया आपका एनोड। और अगर यहाँ से क्या निकल रहा है, कैथोड रेज निकल रहा है। कैथोड रेज यहाँ से निकल रहा है। ये कब तक स्ट्रेट लाइन में रहेगा, जब तक आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं, ये मान लीजिए मैग्नेट है, नॉर्थ साइड है और ये है मैग्नेट। अगर
आप रख दिए, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिए हैं, तो क्या होगा, ये जो है मुड़ जाएगा, कैथोड रेज जो है वो मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अगर आप कैथोड रेज पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए हैं तो ये ऐसे स्टेट में ही जाएगा, लेकिन अगर आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देंगे तो ये मुड़ जाएगा, ये मुड़ जाएगा। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई ऑन कैथोड देन कैथोड रेज चेंज हिज पाथ, वो अपना पाथ जो है वो चेंज कर देगा, विच रिप्रेजेंट द कैथोड रेज आर चार्ज पार्टिकल। ये प्रेजेंट करता है कि कैथोड रेज क्या है, वो चार्ज पार्टिकल है। वो देखिए मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से अपनी पाथ जो है वो चेंज कर लिया है, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कैथोड रेज जो है उस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, या तो पॉजिटिव चार्ज है या तो निगेटिव चार्ज है, लेकिन कैथोड रेज पे कुछ ना कुछ चार्ज है, इससे ये प्रूफ हो रहा है। अब सेकेंड क्या देखेंगे कि कैथोड रेज जो है वो निगेटिव चार्ज है, इसको प्रूफ करेंगे कि कैथोड रेज पे क्या है, निगेटिव चार्ज है। पहले तो हम ये प्रूफ किए कि कैथोड रेज पर कोई चार्ज है, अब हमको ये नहीं पता है कि पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है। अब सेकेंड हम ये प्रूफ करेंगे कि कैथोड जो रेज है उस पर क्या चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे वैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तब हमको क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये बैटरी के पॉजिटिव से अटैच है तो ये हो गया एनोड, और ये निगेटिव से अटैच है तो ये हो गया कैथोड। देखिए हम आपको ये पूरा सेटअप करके नहीं दिखा रहे हैं, पूरा सेटअप करके नहीं दिखा रहे, जो बीच का अंदर का सेटअप था, जो मेन पोर्शन है वही आपको हम दिखा रहे हैं, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आप कोई मेटल का प्लेट लगा दें, उसको पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे कोई आप मेटल का प्लेट लगा दें और उसको निगेटिव चार्ज से कनेक्ट कर दीजिए, तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर कैथोड रेज यहाँ से निकलेगा तो ये क्या हो रहा था, आपको देखने को मिला, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि क्या जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव चार्ज के साइड पे जा रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज के साइड पे चला जा रहा है, निगेटिव पे नहीं जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज के साइड में चला जा रहा है कैथोड रेज। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते तो वो सीधे ही जाती, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर वो जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव चार्ज के साइड में चला गया। इससे ये प्रूफ हो रहा है कि कैथोड रेज जो है वो निगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज के साइड में जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि उस पर निगेटिव चार्ज है। इससे ये प्रूफ हुआ कि कैथोड रेज पे निगेटिव चार्ज है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई ऑन कैथोड रेज देन द कैथोड रेज मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, तो वो किसके साइड में मूव हुआ, पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव हुआ, विच शो दैट दिस रेज हैज़ निगेटिव चार्ज। ये शो करता है कि कैथोड रेज पर निगेटिव चार्ज है। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे, कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज जो होता है वो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में। अब इसको कैसे हम वो करेंगे, शो करेंगे, जैसे आपको पता है लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ये कैसे पता चला आपको, अगर आप खड़े हैं, अगर सन निकला हुआ है तो आपकी परछाई बनती है ना, कि मतलब ये हुआ कि उतनी जगह पे जहाँ तक आपकी परछाई बन रही है उतनी जगह पे प्रकाश जो है वो नहीं पहुँचा। मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल कर रहा था, इसी वजह से आपकी परछाई जो है वो बनी। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, इसी वजह से आपकी परछाई जो है वो बनती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर देखिए कैथोड रेज जो निकल रहा है, कैथोड रेज जो निकल रहा है उसकी अगर उसी के बीच में क्या रखेंगे आप, ऑब्जेक्ट रख देंगे, कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो इसका क्या बन रहा था, शैडो बन रहा था। इसका क्या बन रहा था, शैडो बन रहा था। कैथोड रेज के बीच में जो रेज जा रही है उसके बीच में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रख दे रहे थे तो उसका शैडो बन रहा था। शैडो बनने की वजह से हमको ये प्रूफ हुआ कि जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। चलिए ये देख लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज के पाथ में अगर हम
कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखते हैं तो क्या होता है, देन शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट जो है उसका शैडो बनता है, विच शो द कैथोड रेज मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, तो ये शो करता है कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, कैथोड रेज हैज़ मोमेंटम, कैथोड रेज जो होता है उसके पास मोमेंटम होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो आप कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे फिगर वगैरह, तो यहाँ से आप समझ लीजिए जो कैथोड है वहाँ से क्या निकल रहा है कि कैथोड निकल रहा है, कैथोड निकल रहा है, और कैथोड के पाथ में, कैथोड रेज के पाथ में अगर हम क्या रख देंगे, पैडल व्हील कोई रख देंगे, जैसे कि ऐसे कोई आप रख दें, कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है उसको रख दे रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, पैडल व्हील कहेंगे। ऐसा ऑब्जेक्ट अगर रख दे रहे हैं तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करने लगेगा, मतलब कि इसको मूव करने लगेगा, ये मूव करने लगेगा, ये मूव करने लगेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि कैथोड रेज जो होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, या तो काइनेटिक एनर्जी भी इससे प्रूफ होता है, मोमेंटम भी प्रूफ होता है, और वेलोसिटी भी प्रूफ होता है। देखिए P इक्वल टू होता है mv, देखिए अगर इससे ये भी प्रूफ होता है कि ये जो है इसमें मास भी होता है, मास अगर नहीं होता तो ये मोमेंटम होता ही नहीं, मोमेंटम के लिए मास भी चाहिए होता है और वेलोसिटी भी चाहिए होता है। अगर मास नहीं होता तो इस पे टकराने के बाद ये रोटेट करता ही नहीं, अगर आप कोई चीज़ फेंकेंगे उसमें मास होगा तो वो दूसरी चीज़ को तभी रोटेट कर पाएगा ना, अगर उसमें मास ही नहीं रहेगा तो वो रोटेट कैसे कर पाएगा, उसको मूव कैसे कर पाएगा। तो इससे ये प्रूफ होता है इसके पास मास भी है और वेलोसिटी है, तभी तो वो मूव किया, वेलोसिटी भी है, तो क्या है इसमें मोमेंटम है, कैथोड रेज में मोमेंटम भी है, और अगर वेलोसिटी होता है तो उसमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। वेलोसिटी और मास होता है अगर तो काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू m/2 1/2 mv², ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं इसको। व्हेन ए स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज देन पैडल व्हील मूव, कैथोड रेज के पाथ में अगर हम पैडल व्हील रखते हैं तो पैडल व्हील क्या होता है, मूव करने लगता है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कैथोड रेज के पास क्या होता है, मोमेंटम होता है, ये रिप्रेजेंट करता है। अब 5 वाला देखेंगे, कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल एनोड, अगर एनोड जो है वो क्या है, हैवी मेटल का है, तो कैथोड अगर उस पर स्ट्राइक करेगा तो क्या बनेगा, एक्स रेज बनेगा। यहाँ पे देखिए एनोड हो गया, कैथोड हो गया। यहाँ पे शर्त क्या है, जो एनोड है वो हैवी मेटल का है। हैवी मेटल का मतलब क्या, जिसका एटॉमिक नंबर हाई होता है वो हैवी मेटल में आते हैं, जैसे टंगस्टन हो गया, ये सब क्या होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। तो हैवी मेटल्स अगर होगा तो जो ये कैथोड रेज है, कैथोड रेज हैवी मेटल पर जब टकराएगा, ये अगर टकरा रहा है इससे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स रेज निकलेगा, यहाँ से एक्स रेज निकलेगा। अगर एनोड जो है वो हैवी मेटल का है तो कैथोड रेज जो है उससे टकराएगा, टकराने के बाद क्या निकलेगा, एक्स रेज प्रोड्यूस होगा, एक्स रेज प्रोड्यूस होगा। ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन दीज रेज स्ट्राइक ऑन हैवी मेटल एनोड, एनोड अगर हैवी मेटल का है तो एक्स रेज प्रोवाइड होगा, क्योंकि कैथोड उससे टकराएगा तो एक्स रेज वहाँ से प्रोड्यूस होगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। 1886 में गोल्डस्टीन ने जो कैथोड रे ट्यूब था उसमें क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था। कैथोड रे ट्यूब जो हम आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में बताए थे उसमें क्या किया था, मॉडिफिकेशन किया था। अब सेटअप देख लेते हैं कि इन्होंने सेटअप कैसे किया हुआ था। तो यहाँ पे क्या था, एक डिस्चार्ज ट्यूब था जो ग्लास का बना हुआ था और उसी में क्या लगा था, वैक्यूम पंप लगा था। वैक्यूम पंप जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके अंदर के एयर प्रेशर को कम करता था, यहाँ से एयर को बाहर निकालता था।
और यहाँ पे 2 मेटल के प्लेट लगे हुए थे। एक मेटल के प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया गया था और दूसरे वाले मेटल के प्लेट को बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच किया था। जिसको पॉजिटिव से अटैच किया गया था उसको हम एनोड बोलते थे और जिसको निगेटिव से अटैच किया गया था उसको हम कैथोड बोलते थे। और इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे। और कैथोड जो है उसमें क्या होते थे, छिद्र होता है। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो सेटअप किया गया था उसमें क्या था, उसमें इस वाले प्लेट में जो है छिद्र नहीं था। ये मेटल का केवल प्लेट था और इसमें छिद्र नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, छिद्र होता है। और इसी को हम क्या कहेंगे, परफोरेशन या कैनाल। इसको क्या कहेंगे, परफोरेटेड, मतलब इसमें छिद्र है, इसी वजह से इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, परफोरेटेड। और इसी को हम क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सेटअप इसका। अब इसको देख लेते हैं। इन 1886 ई गोल्डस्टीन कैरीड आउट एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन द मॉडिफाइड कैथोड रेज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो ग्लास का बना हुआ था। और इसमें क्या थे, 2 मेटल के इलेक्ट्रोड से हम आपको बता चुके हैं। एक मेटल का इलेक्ट्रोड ये है और दूसरे मेटल का इलेक्ट्रोड ये है। ए एनोड विच कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। यहाँ पे देख लीजिए, जो एनोड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। एंड परफोरेटेड, या इसको कैनाल बोल सकते हैं, कैथोड विच कनेक्टेड टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जो परफोरेटेड कैथोड है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच है। ये सेटअप आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसका वर्किंग देख लेते हैं, ये वर्क कैसे करता है। वर्किंग में देखेंगे, जब हम इसको इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करते हैं तो हमको क्या मिलता था, कैथोड रेज यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कैथोड रेज निकलेगा। और इसके अंदर क्या लिए हैं हम, कोई गैस लिए हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हीलियम गैस लिया हुआ है। तो हीलियम गैस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कैथोड रेज का मतलब क्या है, कैथोड रेज पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो मतलब कैथोड रेज है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा, इलेक्ट्रॉन इससे जब टकराएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये जब इससे टकराएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो हीलियम पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहे हैं, ये सब पॉजिटिव चार्ज जो जनरेट हो रहे हैं, यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल दिए हैं, लेकिन यहाँ पे ढेर सारे गैस के पार्टिकल होंगे और उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। जब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये इसके साइड में मूव करे या तो ये इसके साइड में मूव करे। तो आपको पता होगा कि एनोड जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। जब एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और जो कैथोड है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो इस पर निगेटिव चार्ज होगा। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो किसके साइड पे जाएगा, बैटरी के निगेटिव साइड पे जाएगा। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ पे मूव करेंगे तो यहीं से जो छिद्र है यहाँ पे, वहाँ से निकल के यहाँ पे जो है ग्लो फॉर्म करेंगे, यहाँ पे ग्लो फॉर्म करेंगे। इसी को क्या कहेंगे, फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि ग्लो जो है वो जनरेट होगा, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, फ्लोरेसेंस हो रहा है यहाँ पे। एक बार आप फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हम हीलियम गैस लिए हुए हैं और यहाँ से क्या हो रहा है, कैथोड रेज जो है वो निकलेगा। कैथोड रेज जब निकलेगा तो कैथोड रेज पर निगेटिव चार्ज होता है, मतलब उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से हीलियम के मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देगा। यहाँ से जब निकाल देगा तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हीलियम के ढेर सारे मॉलिक्यूल होंगे तो सब पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। सब में से ना इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो पॉजिटिव चार्ज जब जनरेट होगा तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती हैं। यहाँ पे या तो ये एनोड के साइड पे मूव करे या तो ये कैथोड के साइड पे मूव करे। तो कैथोड पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसके साइड पे मूव करेगा,
कैथोड के साइड पे मूव करेगा और यहाँ से छिद्र से, इसमें जो छिद्र है वहाँ से निकल के यहाँ पे ग्लो जनरेट करता है, इसी को कहेंगे फ्लोरेसेंस। और ये जो रे है इसको हम क्या कहेंगे, कैनाल रे कहते हैं, या इसको हम एनोड रेज भी कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, जो रेज निकल के यहाँ पे जा रही है, पॉजिटिव चार्ज जिस पे है वो यहाँ पे जाके यहाँ पे ग्लो फॉर्म कर रही है ना, उसको हम क्या क्या कहेंगे, एनोड रेज। क्योंकि ये एनोड से निकल रहा है इसीलिए इसको हम एनोड रेज कहते हैं, और इसको हम कैनाल रेज भी कहते हैं। अब कैनाल रेज क्यों कहते हैं वो आपको हम आगे बताएंगे। ये यहाँ पे ही बता देते हैं क्योंकि जो पॉजिटिव रेज है ना वो इस छिद्र से निकलता है, इस छिद्र से निकलता है, लेकिन हमको देखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो रेज है ये छिद्र से ही जनरेट हो रहा है। देखने में आपको क्या लगेगा कि ये जो रेज है ना वो छिद्र से ही जनरेट हो रहा है और यहाँ पे ग्लो फॉर्म कर रहा है, कैनाल से ही निकल के यहाँ पे ग्लो फॉर्म कर रहा है। तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते थे, कैनाल रेज कहते हैं। इसी वजह से इसको हम कैनाल रेज कहते हैं। यही जो हम आपको डिटेल में बताए हैं यही यहाँ पे वर्किंग में लिखा गया है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द डिस्चार्ज ट्यूब द सम रेज आर प्रोड्यूस्ड। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब को इलेक्ट्रिक करंट जो है प्रोवाइड करते हैं तो कुछ रेज जो है वो प्रोड्यूस्ड होते हैं, विच ट्रेवल्स टूवर्ड्स कैथोड। ये कैथोड के साइड में ट्रेवल करता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये इस साइड में गया था ना, यहाँ पे देखिए ये जो है रेज कैथोड के साइड में गया था ना, यही यहाँ पे लिखा गया है कि जो रेज है वो ट्रेवल करता है कैथोड के साइड में। दिस रेज आर नोन एज कैनाल आर एनोड रेज। इसको हम कैनाल रेज भी कहते हैं और एनोड रेज भी कहते हैं। व्हेन पॉजिटिव रेज आर पास्ड थ्रू द कैनाल ऑफ एंड प्रोड्यूस्ड ग्लो। हम देखेंगे तो देखने में ऐसा लगता है कि जो पॉजिटिव रेज है, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे जनरेट हुआ था ना, जो उसी को कहेंगे पॉजिटिव रेज, जो है वो कैनाल से ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, कैनाल रेज कहेंगे। इट सी दैट these rays are produced from canal and that's why these are known as canal rays. When cathode rays strike with the molecule of gas, जो गैस यहाँ पे हम लिए थे ना हीलियम गैस, तो कैथोड रेज जब उससे स्ट्राइक करता है तो क्या होता है, द कैथोड रेज नॉकआउट, वहाँ से इलेक्ट्रॉन, नॉकआउट मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालता है, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैस मालिक्यूल एंड गैस मालिक्यूल प्रोड्यूस पॉजिटिव चार्ज। वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है वो एनोड के साइड में ट्रेवल करता है, वो एनोड के साइड में ट्रेवल करता है और उसी को हम कहते हैं एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। अब आगे इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वर्किंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी देखेंगे। हम आपको क्या बोले हैं, जो पॉजिटिव चार्ज जो है वो एनोड के साइड में ट्रेवल करता है और डिस्चार्ज वाल से, जो डिस्चार्ज ट्यूब जो है उसके वाल से टकरा करके फ्लोरेसेंस मतलब ग्लो को प्रोड्यूस करता है। अब देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कैनाल रेज। फर्स्ट देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन कैनाल और एनोड रेज। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे किस पे, कैनाल रेज पे, तो क्या होगा ये हमको देखना है। तो मान लीजिए यहाँ से कैनाल रेज जो है वो ट्रेवल कर रहा है, किस साइड में ट्रेवल करता है कैनाल रेज, कैथोड के साइड में। यहाँ पे एनोड ले लेते हैं, एनोड के साइड से कैथोड के साइड पे जाता है, तो एनोड से प्रोड्यूस होता है और कैथोड के साइड पे जाता है। और यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता है, ये जो है मुड़ जाएगा, ये रेज क्या होगा, मुड़ जाएगा। मुड़ने की वजह से ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो रेज है ये एनोड रेज है, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज है, उस पर कोई ना कोई चार्ज है। अभी ये नहीं पता चला पॉजिटिव चार्ज है कि निगेटिव चार्ज है, लेकिन कोई ना कोई चार्ज है, इससे ये प्रोड्यूस होता है, पता चलता है। अब देख लेते हैं। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई ऑन एनोड रेज, द एनोड रेज चेंज हिज पाथ। एनोड रेज अपना पाथ जो है वो चेंज कर लेता है।
विच रिप्रेजेंट दैट एनोड रेज आर चार्ज पार्टिकल, ये रिप्रेजेंट करता है कि एनोड रेज पे चार्ज है। अब सेकंड देखेंगे, एनोड रेज हैज़ पॉजिटिव चार्ज। अब हमको ये पता करना है कि एनोड रेज पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम क्या करेंगे, एनोड रेज पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनोड रेज ट्रेवल कर रहा है और इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इसको इस पे हम क्या करेंगे, इसके बैटरी से पॉजिटिव से जोड़ेंगे और इस पे निगेटिव से जोड़ेंगे। तो इस पे निगेटिव चार्ज होगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पे मेटल का प्लेट लिए हुए हैं, तो ये क्या होगा, इस साइड में मूव करता है, इस साइड पे मूव करता है। इसी वजह से हमको ये पता चला कि इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही निगेटिव चार्ज के साइड में अट्रैक्ट होता है। इसी वजह से हमको ये पता चला कि इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देख लेते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई ऑन एनोड रेज, अगर एनोड रेज पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देन द एनोड रेज मूव टूवर्ड्स निगेटिव प्लेट। तो एनोड रेज क्या करता है, निगेटिव प्लेट की ओर मूव करता है, विच शोज दैट दिस रेज हैज़ पॉजिटिव चार्ज। ये शो करता है कि इस रेज पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। थर्ड देखेंगे कि इसमें क्या होता है, मोमेंटम होता है। अगर हम एनोड रेज के पाथ में क्या करेंगे, स्मॉल पैडल व्हील रख देंगे, तो वो क्या होता है, मूव करने लगता है। यहाँ पे देखिए, एनोड रेज जो है ट्रेवल कर रहा है ऐसे। अगर हम इसके पाथ में क्या रखें, स्मॉल पैडल व्हील, ये क्या है, पैडल व्हील है, रख देंगे, तो ये क्या करेगा, मूव करने लगेगा। ये मूव करने लगेगा, जो ये शो करता है कि इसमें क्या होता है, मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है, P = होता है mv। अगर यहाँ से m 0 हो गया तो मोमेंटम 0 हो जाएगा, अगर v भी 0 हो गया तो मोमेंटम 0 हो जाएगा। इसमें मास भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। देखिए, अगर कोई पार्टिकल है, उसमें अगर मास होता है तभी वो दूसरे को रोटेट करता है, अगर मास नहीं है तो वो रोटेट नहीं कर सकता है। वेलोसिटी तो है ही, इसी वजह से ये मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी है और मास भी है, इसी वजह से ये प्रूफ हो रहा है कि ये इसके पास क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी होने के लिए मास जरूरी होता है और वेलोसिटी जरूरी होता है, तो इसमें मास भी है और वेलोसिटी भी है, इसी वजह से इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, व्हेन ए स्मॉल पैडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज के पाथ में क्या करेंगे, स्मॉल पैडल व्हील रख देंगे, देन पैडल व्हील मूव, पैडल व्हील क्या करता है, मूव करने लगता है, विच रिप्रेजेंट दैट एनोड रेज। यहाँ पे एनोड रेज हैज़ मोमेंटम। अब देखेंगे फोर्थ पॉइंट क्या है, इसका जो मास होता है, प्रोटॉन का मास जो होता है 1826 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। फिर से सुन लीजिए, प्रोटॉन का मास 1826 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। इसी वजह से आप जब एटॉमिक मास निकालते हैं तो देखिए वहाँ पे केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही जिक्र होता है, इलेक्ट्रॉन का कोई जिक्र नहीं होता है। देखिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करना होता है, इलेक्ट्रॉन जो है उसमें नहीं ऐड होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो बहुत कम होता है। इट्स मास इज़ 1836 टाइम्स टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से इतना ज़्यादा होता है। अब इसका मास देख लेते हैं। इट्स कैरीड ए चार्ज ऑफ, इस पे क्या चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इस पे मास कितना होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। इसका क्या होता है, मास होता है, किसका, प्रोटॉन का। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और बाद में इसका नाम प्रोटॉन किसने रखा था, रदरफोर्ड ने इसका नाम क्या रखा था, प्रोटॉन रखा था। रदरफोर्ड ने बाद में इसका क्या नाम रखा था, प्रोटॉन रखा था। ये सब एक्सपेरिमेंट जो है वो रदरफोर्ड ने किया था, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड वाला और फिर ये
इस पे पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, इसमें मोमेंटम है या नहीं है, ये सब किससे किया था? रदरफोर्ड ने इसका एक्सपेरिमेंट किया था। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में सबसे पहले रदरफोर्ड ने ये प्रिडिक्ट किया था जो एटम है उसके अंदर कोई न्यूट्रल पार्टिकल होता है जिसका मास जो है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। उसके बाद 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। फर्स्टली रदरफोर्ड प्रिडिक्ट एटम हैज़ सम न्यूट्रल पार्टिकल्स इन 1932 चैडविक डिस्कवर न्यूट्रॉन। डिस्कवरी करने के लिए उन्होंने कुछ सेटअप किए थे। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया था, लेड का एक बॉक्स लिया था और उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो होते हैं वो रेज जो है वो इमिट करते हैं। रेज में अल्फ़ा रेज, बीटा रेज, गामा रेज होते हैं। तो यहाँ से क्या निकल रहा था, अल्फ़ा रेज निकल रहा था और हमको ये पता चला कि अल्फ़ा रेज पे +2 चार्ज होते हैं। ये हमको चार्ज डिटेक्टर से पता चला। अल्फ़ा रेज को हम क्या कहते हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई, हीलियम का न्यूक्लियाई कहते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। बीटा रेज जो होते हैं उसके न्यूक्लियस में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। और हीलियम जो है, हीलियम के अंदर क्या होगा, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है और उसके बाहर जो होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है निकलेंगे तो इसके पास क्या बचेगा, 2 प्रोटॉन बचेगा, 2 न्यूट्रॉन बचेगा और इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, हीलियम का न्यूक्लियाई कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल को। और अल्फ़ा पार्टिकल जब बेरियम प्लेट से जब ये टकराता है अल्फ़ा पार्टिकल, तो यहाँ से एक पार्टिकल निकलता है और इसको हम चार्ज डिटेक्टर से डिटेक्ट किए तो इस पर कोई भी चार्ज नहीं आया। तब चैडविक ने सोचा कि जो रदरफोर्ड ने पहले बताया था कि एटम में कोई न्यूट्रल पार्टिकल होता है तो ये हो सकता है कि वही न्यूट्रल पार्टिकल हो। तो इस पे इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट किया। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो ये कोई भी मूव नहीं कर रहा था, किसी भी डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा था अगर इसको हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो इससे ये प्रूफ हुआ कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है और इसका नाम क्या रखा गया, न्यूट्रॉन रखा गया। तो यहाँ पे देखते हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अल्फ़ा पार्टिकल आर प्रोड्यूस फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे रखा गया था। यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखने की वजह से क्या हुआ था, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल क्या हो रहा था, प्रोड्यूस हो रहा था। रेडियम या पोलियम कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यहाँ पे ले सकते थे हम। तो यहाँ पे मान लीजिए हम रेडियम लिए हैं। व्हेन अल्फ़ा पार्टिकल आर स्ट्राइक ऑन बेरियम प्लेट, बेरियम प्लेट से अगर स्ट्राइक करता था अल्फ़ा पार्टिकल, देन सम न्यूट्रल पार्टिकल आर प्रोड्यूस, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे थे। यहाँ पे देखिए जब स्ट्राइक किया ना तो कुछ न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं। विच इज़ डिटेक्टेड बाय चार्ज डिटेक्टर, इसको हम डिटेक्ट किए थे चार्ज डिटेक्टर से। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये रिएक्शन जो है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बेरियम प्लेट से टकराता है। अल्फ़ा पार्टिकल को हम क्या कहते थे, हीलियम का न्यूक्लियाई। अल्फ़ा पार्टिकल को हम लोग हीलियम का न्यूक्लियाई भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम हीलियम लिखेंगे। हीलियम जो है वो किससे टकरा रहा है, बेरियम से टकरा रहा है। तो क्या मिल रहा था हमको, एक न्यूट्रॉन निकल रहा था। यहाँ पे देखिए जब अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो बेरियम प्लेट से टकरा रहा था तो हमको क्या मिल रहा था, एक न्यूट्रल पार्टिकल मिल रहा था ना, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकलेगा, यहाँ पे एक न्यूट्रॉन निकल गया आपको। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे x मान लीजिए और x मान लीजिए और यहाँ से देखिए नीचे, यहाँ पे तो 0 है तो इसको 4 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1 आ गया है तो इसमें से 1 हटा देंगे, यहाँ पे 13 आएगा और इसमें से 1 जाएगा तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया। तो 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास किसका होता है, कार्बन का होता है। यहाँ पे कार्बन का फॉर्मेशन हो गया है। ये रिएक्शन आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब प्रॉपर्टी देखेंगे
न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। ये जो होते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। अब देखेंगे, और इसका मास जो है, न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है प्रोटॉन के मास के। द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन वाली वीडियो में हम आपको बताए होंगे कि प्रोटॉन का मास जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के 1836 गुना ज़्यादा होता है। 1836 गुना ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से। तो जब ये न्यूट्रॉन जो है ऑलमोस्ट इक्वल है प्रोटॉन के मास के, तो न्यूट्रॉन का मास भी ऑलमोस्ट इससे हैवी होगा, 1836 गुना इलेक्ट्रॉन के मास से हैवी होगा। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट 1836 टाइम हैवियर देन द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। व्हेन ए न्यूट्रॉन डीके, जब न्यूट्रॉन टूटता है तो हमको क्या क्या मिलता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो हमको एक प्रोटॉन मिलता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक न्यूट्रिनो मिलता है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन जो है वो ब्रेक हो गया है तो हमको क्या मिला है, एक प्रोटॉन मिला है और एक इलेक्ट्रॉन मिला है और क्या मिला है, न्यूट्रिनो का फॉर्मेशन हुआ है। अब देखेंगे नेक्स्ट, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है स्लो एंड सेकेंड होता है फास्ट न्यूट्रॉन। फास्ट न्यूट्रॉन एंड स्लो न्यूट्रॉन। तो अब देखेंगे हम फास्ट न्यूट्रॉन क्या होता है। जब न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, फास्ट न्यूट्रॉन कहेंगे। व्हेन द एनर्जी इज ग्रेटर देन द 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस न्यूट्रॉन आर नोन एज फास्ट न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्लो न्यूट्रॉन। When the energy of neutron is smaller than the 1.0 electron volt is known as slow neutron। उसको हम क्या कहेंगे, स्लो न्यूट्रॉन। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो स्लो न्यूट्रॉन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर टू द फास्ट न्यूट्रॉन के, क्योंकि स्लो न्यूट्रॉन का यूज़ हम किस में करते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में करते हैं। स्लो न्यूट्रॉन आर more important as compared to fast neutron because slow neutron are used in nuclear fission reaction। स्लो न्यूट्रॉन का यूज़ हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में करते हैं, इसीलिए जो स्लो न्यूट्रॉन होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपेयर टू द फास्ट न्यूट्रॉन के। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ये प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल जो होता है ऐसे वाला पाथ जो होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। अब ऐसे पाथ में हम क्या रखेंगे, नाइट्रोजन को इसी पाथ में ऐसे रखेंगे। मान लीजिए कोई ग्लास टाइप पे बना दिए हैं ऐसे, और इसी पाथ में हम क्या रखेंगे, नाइट्रोजन को रखेंगे और उससे न्यूट्रॉन को पास करवाएंगे। और न्यूट्रॉन को पास करवाएंगे तो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन में बोरान बनेगा और अल्फ़ा पार्टिकल का फॉर्मेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, बोरान बन रहा है और अल्फ़ा पार्टिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। अल्फ़ा पार्टिकल का मतलब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हीलियम का न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन का रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, नाइट्रोजन से करवा रहे हैं। तो क्या बना, पहले तो अल्फ़ा पार्टिकल बन गया यहाँ पे और फिर क्या बन रहा है, बोरान बन रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का ऐड कर रहे हैं तो 15 आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऊपर का ऐड करेंगे तो 15 आ रहा है। और यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 5 और 2 ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। तो मतलब ये रिएक्शन इक्वल है, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन हो सकता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या लिया, लेड का बॉक्स लिया और उसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा। उसमें रेडियम या पोलोनियम में से कोई भी हो सकता था। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो था वो अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट कर रहा था। और यहाँ पे उन्होंने गोल्ड की पन्नी ली, मतलब गोल्ड फॉयल लिया। उसकी जो मोटाई थी, उसकी थिकनेस जो थी वो क्या थी, 0.404 थी। और उसके चारों तरफ उन्होंने क्या लगाया, जिंक सल्फेट का प्लेट लगाया। उसके चारों तरफ जिंक सल्फेट का प्लेट लगाया। जब अल्फ़ा पार्टिकल जो है गोल्ड की पन्नी पे पड़ता था तो अधिकांश अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल जा रहे थे,
कुछ अल्फा पार्टिकल जो है कुछ एंगल से, सर्टेन एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे और कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो लौट आते थे वापस। तो हमको ये कैसे पता चला कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं, अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे चले जा रहे हैं और कुछ जो है वापस लौट आ रहे हैं? ये जो हम जिंक सल्फेट का प्लेट लगाए हैं ना, उस पर क्या होता था, फ्लैश प्रोड्यूस होता था। जैसे कि अगर स्टेट में गया है, मतलब सीधे चला गया है अल्फा पार्टिकल, तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा। अगर कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया है तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा, और अगर बैक वापस लौट आया है तो यहाँ पे फ्लैश प्रोड्यूस होगा। तो हमको इससे पता चलता था कि कौन सा अल्फा पार्टिकल जो है स्टेट में गया है और कौन सा अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गया और कौन सा वापस हो गया है। इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाए थे, जिंक सल्फेट का प्लेट लगाए थे। से ही उन्होंने 2000 अल्फा पार्टिकल को यहाँ से पास करवाया था। कितना अल्फा पार्टिकल को? 2000 अल्फा पार्टिकल को पास करवाया था। रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉयल। उन्होंने गोल्ड फॉयल मतलब गोल्ड की पन्नी पर एक्सपेरिमेंट किया था। प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट। उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल को प्रोड्यूस करवाया था। व्हेन अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल ऑन थिकनेस, उसकी थिकनेस कितनी थी? 0.404 सेंटीमीटर। क्या थी? सेंटीमीटर थी। एंड स्ट्राइक विथ जिंक सल्फेट प्लेट एंड प्रोड्यूस फ्लैश। जो गोल्ड की पन्नी थी, फॉयल थी, उसकी थिकनेस कितनी थी? 0.04 सेंटीमीटर थी। जब उस पर स्ट्राइक करता था और जब मतलब डिफ्लेक्ट होता था या फिर स्टेट में जाता था या फिर बैक वापस आता था, तो क्या प्रोड्यूस करता था? फ्लैश प्रोड्यूस करता था। कहाँ पे? जिंक सल्फेट प्लेट पर फ्लैश प्रोड्यूस करता था। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से अल्फा पार्टिकल निकलता था तो गोल्ड फॉयल पे टकराकर अधिकांश अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे निकल जाते थे, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाते थे और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वापस लौट आते थे। अब आगे देख लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोस स्टेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्टेट लाइन में जाते थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्टेट लाइन में जाते थे बिना किसी डिफ्लेक्शन के। सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट एट सम एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो डिफ्लेक्ट होते थे सम एंगल पे, कुछ एंगल पे। अब जो नेक्स्ट था, सम अल्फा पार्टिकल रिबाउंस बैक। और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो वापस लौट आते थे, कुछ अल्फा पार्टिकल वापस लौट आते थे। अब रिजल्ट देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल गोज स्टेट shows that most of the part of an atom is empty। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो है वो सीधे जाते थे, मतलब डिफ्लेक्ट नहीं होते थे, ना तो बैक आते थे लौट के और ना ही किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट होते थे। तो इससे ये प्रूफ होता है कि एटम का ज़्यादातर हिस्सा क्या है? एम्प्टी है। नेक्स्ट देखेंगे, डिफ्लेक्शन ऑफ सम अल्फा पार्टिकल रिप्रेजेंट दैट द सेंट्रल पार्टिकल हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल इन साइज। जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे ना वो क्या करते थे? डिफ्लेक्ट हो जाते थे। इससे ये प्रूफ होता है कि जो सेंटर पार्ट है एटम का वो पॉजिटिवली चार्ज है और उसकी साइज जो है वो बहुत छोटी है। जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाते थे ना, वो ये प्रूफ कर रहे हैं कि जो सेंट्रल में पॉजिटिव चार्ज है और उसकी साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, उसकी साइज जो है बहुत स्मॉल है। अब आगे देख लेते हैं। रीबाउंस बैक ऑफ सम पार्टिकल शोज दैट द न्यूक्लियस ऑफ एटम इज डेंस। जो कुछ अल्फा पार्टिकल थे वो वापस लौट के आ रहे थे, उससे ये प्रूफ हो रहा था कि एटम का जो न्यूक्लियस है वो डेंस है। कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो वापस लौट के आ रहे थे ना, उससे ये प्रूफ होता है कि एटम का न्यूक्लियस क्या है? डेंस है। अब आगे देखेंगे रिजेम्बलेंस विथ प्लानिटरी मॉडल। रदरफोर्ड ने इस थ्योरी को प्लानिटरी मॉडल से रिजेंबल किया। रदरफोर्ड रिजेंबल हिज थ्योरी विथ प्लानिटरी मॉडल। प्लानिटरी मॉडल के अकॉर्डिंग जो सन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और डिफरेंट प्लैनेट उसके अराउंड क्या करते हैं? मूव करते हैं।
इसके अकॉर्डिंग जो सन होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और डिफरेंट प्लैनेट जो है उसके अराउंड मूव करते रहते हैं। किसके अराउंड? सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्लैनेटरी मॉडल सन इन प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ डिफरेंट प्लैनेट मूव अराउंड द सन। सिमिलरली न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड चक्कर लगाते रहते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में प्रेजेंट रहता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। सिमिलरली न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एटम इज न्यूट्रल बिकॉज एटम हैज़ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है क्योंकि वो इक्वल नंबर में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को रखता है। उसके पास इक्वल नंबर में प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से वो न्यूट्रल होता है एटम। अब इसका लिमिटेशन देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या प्रूफ नहीं कर पाया था। तो लिमिटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसमें अट्रैक्शन होता है और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो वो ऐसे मूव करते करते स्पाइरल शेप पे मूव करते करते उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इस शेप में मूव करता रहता है। उसको स्पाइरल शेप में मूव करते करते, ये जो शेप बन रहा है मूव करने वाला ना, वो स्पाइरल शेप है। मूव करते करते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और इसी को रदरफोर्ड ने क्या किया था? एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो देखेंगे फर्स्ट लिमिटेशन क्या था? इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज पार्टिकल एंड मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ में मूव करता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू न्यूक्लियस। उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, बाद में उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और नष्ट हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं था। इसी को प्रूफ नहीं कर पाए थे रदरफोर्ड। सेकेंड लिमिटेशन क्या था? इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता रहता है और कॉन्टीन्यूसली जो है एनर्जी को इमिट करता रहता है। तो उसको क्या करना चाहिए था? कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, लेकिन वो क्या देता था? लाइन स्पेक्ट्रम देता था और रदरफोर्ड इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कॉन्टीन्यूसली मूव करता है, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट करता रहता है और उसको क्या करना चाहिए था? कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम देना चाहिए था, लेकिन वो क्या दे रहा था? लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा था। रदरफोर्ड इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। एटम इमिट्स एनर्जी कॉन्टीन्यूअस, सो इट फॉर्म कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम बट एक्चुअली लाइन स्पेक्ट्रम इज फॉर्म। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो फॉर्म हो रहा था। रदरफोर्ड इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में, इसे प्लैंक क्वांटम ने 1900 में दिया था। इसके कुछ पार्सुलेट होते हैं, वो देख लेते हैं। फर्स्ट पार्सुलेट देखेंगे, अगर कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी को इमिट करे या एब्जॉर्ब करे तो वो कैसे करता है? डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता है। अगर कोई ब्लैक बॉडी एनर्जी को निकालता है या फिर एब्जॉर्ब करता है और शोषित करता है तो वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में करता है। मतलब लगातार एनर्जी जो है वो नहीं निकलेगी, कुछ एनर्जी निकलेगी फिर रुक के फिर कुछ एनर्जी निकलेगी। मतलब डिसकंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी जो है वो इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी इज इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड बाय ए ब्लैक बॉडी इन डिसकंटिन्यूअस मैनर। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया था? रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है और कॉन्टीन्यूसली एनर्जी जो है वो इमिट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी चीज़ जो है वो कॉन्टीन्यूस एनर्जी नहीं इमिट करती है, वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में एनर्जी रिलीज करती है। मतलब कुछ एनर्जी निकलेगी तो फिर उसके बाद कुछ एनर्जी निकलेगी, ऐसा नहीं है कि लगातार एनर्जी जो है वो इमिट करती रहे। अब सेकेंड पार्सुलेट देखेंगे, जो एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है वो स्मॉल पैकेट के फॉर्म में होती है। जो एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है और शोषित होती है वो किसके फॉर्म में होती है? स्मॉल पैकेट के फॉर्म में, छोटे पैकेट के फॉर्म में होती है। और इस छोटे पैकेट को हम क्या कहते हैं? क्वांटम। इसी छोटे पैकेट को हम क्वांटम कहते हैं। एनर्जी इज इमिटेड आर एब्जॉर्ब इन द
form of small packet. These small energy packet are called as quantum. इसको हम क्या कहेंगे? क्वांटम कहते हैं। आई होप ये दोनों पार्सुलेट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखेंगे थर्ड पार्सुलेट उन्होंने क्या कहा था। द क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के क्वांटम को हम क्या कहते हैं? फोटॉन। विजिबल लाइट के क्वांटम को हम क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। जो लाइट हमको दिखाई देगी उसी को हम क्या कहेंगे? फोटॉन कहेंगे। जैसे अगर हम बल्ब को ऑन करते हैं तो प्रकाश होता है, वो हमको दिखाई देता है। सन जो है वो निकलेगा तो प्रकाश देता है, वो हमको दिखाई देता है, तो वो विजिबल लाइट में आता है, तो उसको हम फोटॉन कह सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी अगर हीट है, मतलब गर्म है और उसमें से एनर्जी निकल रही है, तो उस एनर्जी को हम नहीं देख सकते हैं, और उसे अगर हम नहीं देख सकते हैं तो उसको हम फोटॉन नहीं कह सकते, उसको केवल हम क्या कहेंगे? क्वांटम कहेंगे। सभी फोटॉन जो है वो क्वांटम हो सकते हैं, लेकिन सभी क्वांटम जो है वो फोटॉन नहीं हो सकते हैं। ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि सभी फोटॉन जो है वो क्वांटम हो सकते हैं, लेकिन सभी क्वांटम जो है वो फोटॉन नहीं हो सकते हैं। अब आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। द क्वांटम ऑफ विजिबल लाइट इज कॉल्ड फोटॉन। अब हम फोर्थ पार्सुलेट की तरफ आगे बढ़ते हैं। ईच क्वांटम ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। जो क्वांटम है वो ट्रेवल करता है वेव की फॉर्म में। वेव की फॉर्म में मतलब वेव, ऐसा वेव, ये क्या है? वेव है। ये ट्रेवल करता है वेव की फॉर्म में। अब हम देखेंगे वेव किसे कहते हैं। पे आप फिफ्थ पॉइंट भी डाल सकते हैं या फिर वेव हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। ऐसा मीडियम जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्थानांतरित करता है या ट्रांसफ़र करता है, उसको क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। ऐसा मीडियम जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक स्थानांतरित करता है, मतलब ट्रांसफ़र करता है, उसको क्या कहते हैं? वेव कहते हैं। द मीडियम विच ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसका एक और डिफिनीसन होता है। ये डिफिनीसन जो है हमको फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फिर वेव नंबर ये सब नहीं डिफाइन कर पाता है, लेकिन ये वाला डिफिनीसन जो है वो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ ये सब हमको डिफाइन करता है इस वाले डिफिनीसन से। तो ये वाला डिफिनीसन जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला डिफिनीसन देख लेते हैं। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है? वन वेव बनता है। एक क्रस्ट और एक ट्रफ को मिलाते हैं तो वो एक वेव बनता है। ए क्रस्ट एंड ए ट्रफ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज वेव। उसको क्या कहेंगे? वेव कहेंगे। ये हो गया वेव का डिफिनीसन। यहाँ पे देखिए ये एक क्रस्ट है, ये वाला क्रस्ट है, और ये वाला क्या है? ट्रफ है। और इसको जब मिलाएंगे, एक क्रस्ट और एक ट्रफ को जब मिलाते हैं तो क्या बनेगा? एक वेव बनता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे वेवलेंथ के बारे में। दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहेंगे? हम वेवलेंथ कहते हैं। दो सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको समझा देते हैं हम। दो सक्सेसिव क्रस्ट और ट्रफ, मतलब ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट, इसके बीच की जो दूरी होगी वो होगी लैम्डा। और ये वाला ट्रफ और ये वाला ट्रफ, इसके बीच की जो दूरी होगी वो होगी लैम्डा। इसको क्या कहेंगे? वेवलेंथ कहेंगे। अब मान लीजिए आप, सक्सेसिव का मतलब होता है कि लगातार, क्रमिक। ऐसा नहीं है कि ये वाला क्रस्ट ले लिए आप और ये वाला क्रस्ट ले लिए, इसके बीच की दूरी आप लैम्डा निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। दो सक्सेसिव मतलब एक के बाद जो दूसरा आ रहा है उसी को कहेंगे सक्सेसिव, और उसके बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कहेंगे? हम लैम्डा। अब इसका यूनिट देख लेते हैं। वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा तो उसका होगा मीटर, उससे छोटा सेंटीमीटर, उससे भी छोटा माइक्रोमीटर, उससे छोटा अगर होगा वेव तो उसका होगा नैनोमीटर, फिर उससे छोटा होगा तो एंगस्ट्रॉम। मतलब ये छोटा होता है तो सबसे छोटा होगा तो होगा पिकोमीटर। अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन करेंगे। एक पॉइंट से एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव जो हैं वो गुजरते हैं या पास होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी। एक पॉइंट से एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ वेव जो हैं वो गुजरते हैं उसी को हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और फ्रीक्वेंसी को हम
एफ या म्यू से डिनोट करते हैं। एफ में हम फिजिक्स में एफ से डिनोट करते हैं और म्यू जो है वो केमिस्ट्री में डिनोट किया जाता है। द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू द ए पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिनोटेड बाई एफ आर म्यू। और ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगा और अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी जो है वो घट जाएगी। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी जो है वो म्यू से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे देखिए म्यू जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट चाहिए होगा, तो यहाँ पे सी जो है वो कांस्टेंट के रूप में लेते हैं और लैम्डा जो है वो वैसे लिख देते हैं। तो क्या होगा, म्यू इज इक्वल टू हो गया सी अपॉन लैम्डा। ये आपको इक्वेशन फर्स्ट याद कर लेना है, यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब इसका यूनिट देखेंगे, यूनिट इसका होता है सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज होता है। एसआई में इसका हर्ट्ज होता है और ये होता है सेकेंड इनवर्स। अब देखेंगे वेव नंबर। वेव नंबर की डिफिनीशन देखेंगे, किसी भी यूनिट लेंथ से जितने नंबर ऑफ वेव जो हैं वो पास होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे। वेव नंबर किसे कहेंगे, किसी भी यूनिट लेंथ से जितने नंबर ऑफ वेव जो है वो पास होंगे उसी को हम क्या कहेंगे, वेव नंबर कहेंगे हैं। मान लीजिए ये लेंथ आप ले रहे हैं, इस लेंथ में हमको देखना है कितने नंबर ऑफ वेव्स हैं। तो एक मिनट, आपको हम बता चुके हैं कि एक क्रस्ट और एक ट्रफ मिला के क्या बनता है, एक वेव बनता है। तो यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो 4 वेव जो हैं इससे पास हो रहे हैं, तो इसका वेव नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। ये यूनिट लेंथ आपको कांस्टेंट रख कर देखना है कि कितने वेव इससे पास हो रहे हैं, तो वही उसका क्या हो जाता है, वेव नंबर हो जाता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 वेव पास हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका वेव नंबर जो है वो 4 हो गया। 1 2 3 4 1 2 3 4 4 वेव जो है यहाँ से पास हो रहे हैं, इसीलिए इसका वेव नंबर 4 हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय म्यू बार। इसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, म्यू बार से इसको डिनोट करते हैं। अब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट जो होता है, ये जो म्यू बार होता है ना, ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के। वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है, मतलब इसके उल्टा होता है, तो इसका यूनिट भी उसके उल्टा होगा। यहाँ पे देखिए वेवलेंथ का यूनिट क्या था, मीटर था, सेंटीमीटर था और माइक्रोमीटर था। तो इसी को हम इन्वर्स कर देंगे तो हो जाएगा मीटर इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स। इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये इसका यूनिट आ जाएगा। तो इसका यूनिट देख लेते हैं, मीटर इन्वर्स, सेंटीमीटर इन्वर्स, नैनोमीटर इन्वर्स, माइक्रो एंगस्ट्रॉम इन्वर्स, पिकोमीटर इन्वर्स। ये सब हो गया इसका यूनिट। अब देखते हैं ये जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो वेव नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो आपका वेव नंबर भी बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी घट रही है तो वेव नंबर भी घटेगा। ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको हटाने के लिए, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेना होगा। म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सी इंटू म्यू बार। तो यहाँ पे म्यू बार इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपॉन सी। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब हमको क्या करना है, अब हमको एनर्जी को देखना है। एनर्जी जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे h लगेगा और म्यू वैसे लिख देंगे। आपको पता है कि म्यू इज इक्वल टू होगा सी म्यू बार। यहाँ आपको आगे पता होगा, हम दिखाए हैं। यहाँ पे देखिए म्यू इज इक्वल टू होगा सी इंटू म्यू बार। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे रख देंगे हम, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू रख देंगे सी इंटू म्यू बार। तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू एच सी म्यू बार। ये हो गया इक्वेशन 4।
इसको भी हम क्या कहेंगे, प्लैंक क्वांटम इक्वेशन इसको भी कहते हैं, और इसको भी प्लैंक क्वांटम इक्वेशन कहते हैं। अब इसको हम एक प्रकार से और लिख सकते हैं, क्योंकि म्यू बार जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/λ के इक्वल होता है। तो यहाँ पे म्यू बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/λ लिख देंगे। तो क्या हो गया, डेल्टा ए इज इक्वल टू hc/λ, ये हो गया इक्वेशन 5। इसको हम क्या कहेंगे, इसको भी हम कहेंगे प्लैंक क्वांटम इक्वेशन कहेंगे। आपको केवल ये देखना है कि कौन सा किसके डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये आपको ध्यान में रखना होगा, और वैसे आपको सब पता चल जाएगा। खाली ये आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन सा किसके डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो किस पे बेस्ड है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर ये आधारित है। बोहर एटॉमिक मॉडल प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर आधारित है। बोहर एटॉमिक मॉडल इज बेस्ड ऑन प्लैंक क्वांटम थ्योरी। अब इन्होंने जो एटॉमिक मॉडल दिया है बोहर ने, वो किसके लिए दिया है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो उसी के लिए इन्होंने ये थ्योरी दिया है। इन्होंने हाइड्रोजन के लिए ये थ्योरी दिया है। बोहर एक्सप्लेन हाइड्रोजन एटम इज कंसिस्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। इन्होंने ये थ्योरी जो है हाइड्रोजन के ऊपर ही दिया था। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। अब आगे देखते हैं, जब तक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तब तक वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा। देखिए, जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तब तक वो ना तो एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन इट मूव इन द सेम ऑर्बिटल। जब तक वो सेम ऑर्बिटल में मूव करता रहेगा तब तक वो ना एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा। इसको हम फिगर से समझते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है और ऑर्बिट किसे कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। तो ये सब क्या है, ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए ये क्या है, ऑर्बिट है। ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है, ये भी ऑर्बिट है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है। जब तक ये इसी ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तब तक वो ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा। एब्जॉर्ब और इमिट कब करेगा, जब वो इस ऑर्बिट में जाएगा तब जाके वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और इमिट कब करेगा, जब वो इस ऑर्बिट में जाएगा तब जाके फिर से एनर्जी को इमिट करेगा। सेम ऑर्बिट में जब तक मूव करता रहेगा तब तक वो ना एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ना ही एनर्जी को इमिट करेगा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। ईच ऑर्बिट हैज़ क्वांटाइज्ड फिक्स्ड एनर्जी। जो ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट उनकी क्या होती है, फिक्स्ड एनर्जी होती है। ये ऑर्बिट जो है इनकी क्या है, फिक्स्ड एनर्जी है, क्वांटाइज्ड होती है इनकी एनर्जी, डिफिनिट होती है, फिक्स्ड होती है एनर्जी इनकी हर एक ऑर्बिट की। अब देखेंगे सेकंड, हम आप लोगों को एक पॉइंट बता देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो न्यूक्लियस से पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, इसमें मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप बाहर से एनर्जी दे रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा निकलता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये वाला नहीं निकलेगा क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है और स्टेबल है, इसी वजह से ये नहीं निकलता है। बाहर वाला स्टेबल नहीं होता है, इसलिए ये निकलता है। तो इससे क्या सिद्ध होता है, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन की, उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती जाती है, और जिसकी स्टेबिलिटी कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये पॉइंट आपको पता होगा कि स्टेबिलिटी जिसकी कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। स्टेबिलिटी जिसकी कम होती है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। तो इससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होगा, ये वाला सेल, जो न्यूक्लियस के पास वाला सेल होगा ना, ये न्यूक्लियस है और इसके पास वाला जो सेल होगा उसकी एनर्जी जो है कम होगी,
और उससे दूर के जो सेल होंगे उसकी एनर्जी जो है बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए अगर इसकी एनर्जी 2 जूल है तो इसकी एनर्जी 4 जूल हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी 8 जूल। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस के पास वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबल जो ज़्यादा रहेंगे उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। स्टेबल जो ज़्यादा रहेंगे उसकी एनर्जी कम होगी, और जो दूर के होते हैं इलेक्ट्रॉन उनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी, क्योंकि वो क्या होंगे, कम स्टेबल होंगे। हाइड्रोजन के लिए देखेंगे, ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट है। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये यहाँ मूव करेगा। मान लीजिए अगर इसकी एनर्जी 2 जूल है तो इसकी एनर्जी 4 जूल है, तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन इनर सेल से, ये क्या है, इनर सेल है, इनर सेल से आउटर सेल में जाएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। 2 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इसने। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुँचा, अब ये आउटर सेल से जब इनर सेल में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। कितनी एनर्जी इमिट करेगा, 2 जूल एनर्जी इमिट करेगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, जब इलेक्ट्रॉन जो है इनर सेल से आउटर सेल में जाता है तो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से इनर सेल में आता है तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। ये हो गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम inner orbit to outer orbit it absorb energy, and when electron move from outer orbit to inner orbit it emit energy। जब इलेक्ट्रॉन जो है इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है, अवशोषित करता है, और जब इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, देखेंगे दो ऑर्बिट के बीच की एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। द एनर्जी बिटवीन 2 ऑर्बिट इज डिफाइंड बाय E इज इक्वल टू एच न्यू। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और V क्या है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हमको अगर पता रहेगी तो हम क्या निकाल लेंगे, E को हम कैलकुलेट कर लेंगे। एनर्जी बिटवीन 2 ऑर्बिट E है ना, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, और इसको एक मेथड से और कैलकुलेट करेंगे, E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम तो वैसे समझाने के लिए आपको ले लिए थे ना 2 जूल 4 जूल, ये हो गया, इसका होगा E1 और इसका होगा E2, इसका होगा E1 और इसका होगा E2। जब E2 माइनस E1 करेंगे तब जाके हमको E निकल जाएगा, तब जाके हमारा क्या निकलेगा, E निकल जाएगा। अब आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव करते हैं, सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो उसका हम क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम किसका निकाला जाता है, जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं उसका क्या निकाला जाता है, मोमेंटम। जो सीधी रेखा में मूव करेंगे ऐसे, तो उसका क्या निकाला जाता है, मोमेंटम निकाला जाता है। और मोमेंटम को कैसे निकालते हैं, P इज इक्वल टू mv। P इज इक्वल टू mv से क्या निकालते हैं, मोमेंटम को निकालते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, तो इसका हम क्या निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। और एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है L इज इक्वल टू mv/r। क्या होता है, L इज इक्वल टू mv/r। तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, mv/r इज इक्वल टू NH/2π होता है। क्या होता है, mv/r इज इक्वल टू NH/2π। इलेक्ट्रॉन मूव इन ए सर्कुलर पाथ एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन mv/r इज इक्वल टू NH/2π। जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जहाँ पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। इसी को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे, रेडियस कहेंगे। ये हो गया देखिए न्यूक्लियस। और अगर मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
तो इन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी क्या होगी, r होगी। इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस भी कहते हैं। और n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट सेल, ये हो जाएगा मतलब कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये हो जाएगा n1 हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा n2 हो जाएगा, ये हो गया नंबर ऑफ सेल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं। ये जो थ्योरी है वो प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड होती है। ये थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए दिया गया है। ऐसे एटम जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन हो उनके लिए ये थ्योरी दिया गया है। और जब तक इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिट में मूव करता रहेगा तब तक वो ना तो एनर्जी को इमिट करेगा और ना ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जो ऑर्बिट होती है उनकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है, डिफिनिट होती है, फिक्स्ड होती है। जब इलेक्ट्रॉन इनर सेल से आउटर सेल में मूव करता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और जब इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से इनर सेल में मूव करता है तो एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। अब एनर्जी बिटवीन ऑर्बिट के बीच की एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, E=h से कैलकुलेट किया जा सकता है या फिर E=E2 - E1 से कैलकुलेट किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं तो इसका हम क्या निकालते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। और एंगुलर मोमेंटम इसका कितना होता है, mv/nh2π, जहाँ पे m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, और n क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट, h क्या है प्लैंक कांस्टेंट है। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका डेरिवेशन देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के रेडियस को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे ये देखना है। तो हम सपोज करते हैं, मान लीजिए ये क्या है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को हम E से डिनोट करेंगे और यहाँ पे जो प्रोटॉन है उसको हम Ze से डिनोट करेंगे। जो Z है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन को डिनोट कर रहा है, E उसके ऊपर चार्ज क्या है वो डिनोट कर रहा है। Z क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन है, E क्या है जो चार्ज है उसके ऊपर वो डिनोट कर रहा है। तो Z को हम ये भी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं Z को, जो एटॉमिक नंबर होता है वो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये इसके बीच की जो दूरी होती है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी को हम किससे डिनोट करेंगे, R से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम किससे डिनोट करेंगे, R से डिनोट करेंगे। इन एन एटम वी सपोज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E and charge of nucleus Ze. The distance between nucleus and electron R. इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मान लीजिए यहाँ पे दो चार्ज हैं, Q1 Q2। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा F जो होगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब Q1 और Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो यहाँ से, मतलब दोनों चार्ज के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फिर से सुन लीजिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो दोनों चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यही यहाँ पे हम लिखे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज पर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के। अब इसको हम ऐड करके लिखेंगे तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसके होगा। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी है उसको हटाने के लिए यहाँ पे K कांस्टेंट लेंगे और और यहाँ पे Q1 और Q2 क्या है, यहाँ पे Q1 और Q2
हम ई लिए हैं और जेड ई लिए हैं। यहाँ पे देखिए हम आपको एग्जांपल से समझाए थे ना, इस चार्ज को पी को हम किससे डिनोट कर रहे थे, इस चार्ज को डिनोट कर रहे थे हम जेड ई से, और इस वाले चार्ज को मतलब इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट कर रहे थे ई से। तो यहाँ पे Q1 हो जाएगा जेड ई और Q2 हो जाएगा यहाँ पे ई। तो इसी वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा K इंटू ई इंटू जेड ई अपान आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखेंगे K जेड ई का स्क्वायर हो जाएगा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे K की क्या वैल्यू है, K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसको कहेंगे निर्वात का परवैद्युतांक। और इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फराडे मीटर इनवर्स, ये होगी इसकी वैल्यू। तो ये जो K है इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इजुकल टू हो जाएगा जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे मूव करता है, सर्कुलर मोशन में मूव करता है। तो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। उसकी वैल्यू क्या होती है, F इजुकल टू होती है mv स्क्वायर अपान आर। अब देखिए ये भी F की वैल्यू है और ये भी F की वैल्यू है, इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर अपान आर इजुकल टू जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वल टू में कर देंगे आप, और यहाँ से जो कट रहा है आप काट देंगे। देखिए यहाँ से क्या कट रहा है, आर कट रहा है, ये वाला आर और ये वाला आर कट रहा है यहाँ से एक। तो आपका क्या बच रहा है, mv स्क्वायर इजुकल टू जेड ई स्क्वायर है, यहाँ पे जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। ये आपका बच रहा है यहाँ पे। अब ये बच रहा है तो अब यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो m को यहाँ पे नीचे लेके जाएंगे आप। v स्क्वायर इजुकल टू हो जाएगा जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर m। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। पहले हम आपको बताए थे एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv r इजुकल टू nh2 पाई। देखिए तो v क्या हो गया nh2 पाई mr। तो यहाँ पे क्या था, v स्क्वायर है तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो स्क्वायर करने से क्या मिलेगा, v स्क्वायर इजुकल टू n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। अब v की वैल्यू पुट कर देंगे, जो इक्वेशन नंबर थर्ड था उसमें v की वैल्यू हम पुट कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है ना, इसी में v स्क्वायर की वैल्यू हमको पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में v स्क्वायर की वैल्यू पुट करने पे ये क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और जो वो सेम था जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे पहले। तो यहाँ से देखिए 4 कट रहा है, 1 पाई कट रहा है, 1 आर कट रहा है और m कट रहा है। एक क्या बच रहा है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई एम आर इजुकल टू जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये आपका बच रहा है। अब हमको क्या करना है, r हमको निकालना है। यहाँ से r निकालना है तो ये वाला r यहाँ जाएगा, ये वाला r यहाँ जाएगा, भेज के देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर पाई m इजुकल टू जेड ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r। अब r की वैल्यू हमको निकालना है तो r को ऐसे ही रहने देंगे और ये एप्सिलॉन जो है वो ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन यहाँ पे जाएगा और ये जेड ई स्क्वायर जो है वो यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m जेड ई स्क्वायर। ये हो गया आपका मेन इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या क्या है, एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई जो है वो भी कांस्टेंट है
और ई स्क्वायर भी कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू क्या क्या होती है एप्सिलॉन नॉट की और एच एच की। तो वैल्यू इसकी एच की वैल्यू तो आपको पता है 6.63 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता है आपको 8.85 10⁻⁻12 फराडे मीटर इनवर्स। और इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू क्या होगी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। अब पाई की वैल्यू क्या है 3.14 होती है पाई की वैल्यू। ये आपको दिखा नहीं होगा तो देख लीजिए। ई की वैल्यू क्या होती है 1.6 10⁻⁻⁻ कूलम, ये वैल्यू होती है। अब ये सब वैल्यू जो है यहाँ पे आप पुट करेंगे और पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.529 एन स्क्वायर जेट एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है। तो आर की वैल्यू आपको मिल गई, ऐसे होती है आर की वैल्यू। अब अगर आप हाइड्रोजन के लिए उसकी रेडियस को निकालना चाह रहे हैं तो देखिए कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए देखेंगे रेडियस उसका R1 निकालेंगे। तो R1 के लिए क्या होगा N की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। ये आपको पता है कि ये नंबर ऑफ सेल जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा R1। जैसे कि ये न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस से जो पहला सेल होगा उसको क्या कहेंगे R1 कहेंगे, उसको क्या कहेंगे R1 कहेंगे। तो पहले सेल के लिए 1 हो जाएगा तो वैल्यू पुट करेंगे 1 N के लिए। और जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा हाइड्रोजन का 1 ही होता है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए 0.529 एन 1 का स्क्वायर अपान 1, यहाँ पे अपान 1 होगा ना। ये जो फार्मूला है यहीं पे पुट करना है, ये वाली वैल्यू। एन का 1 है और जेड का भी 1 है तो 1 ही रखेंगे आप, 1 ही आएगा टोटल एंगस्ट्रॉम। तो इसका क्या होगा N1 की वैल्यू हो जाएगी 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब R2 की वैल्यू निकालेंगे। ये R1 R2 है, सॉरी हम N बोल दिए होंगे गलती से। तो R2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ पे N इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जेड 1 ही रहेगा, एटॉमिक नंबर तो थोड़ी ना चेंज होगा। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो इसका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2.16 एंगस्ट्रॉम, 2.16 एंगस्ट्रॉम। आप एक बार सॉल्व करके देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप यही उतार लें। ये हो जाएगा R2 की वैल्यू। R3 की वैल्यू हम निकालेंगे। R3 की वैल्यू निकालेंगे तो N इक्वल टू क्या होगा 3 होगा। 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई इसमें करना है तो आपको क्या मिलेगा 4.6192, ये आपको वैल्यू मिलेगा। देखिए ये हो गया R1 R2 R3 की वैल्यू। अब देखिए अगर हम निकालेंगे डिफरेंस निकालेंगे R1 R2 R3 की तो देखिए क्या होगा। R1 की वैल्यू क्या निकल के आई है 0.529 एंगस्ट्रॉम। R2 की वैल्यू क्या निकल के आई है 2.16 एंगस्ट्रॉम। R3 की वैल्यू क्या है 4.761 एंगस्ट्रॉम।
R4 की वैल्यू क्या है 8.464 एंगस्ट्रॉम। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है R2 माइनस R1, इसको कैलकुलेट करना है, और R3 माइनस R2 कैलकुलेट करना है, R4 माइनस R3 कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पे R2 की वैल्यू क्या है 2.116 एंगस्ट्रॉम माइनस 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब इसका अगर माइनस करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा 1.5 एंगस्ट्रॉम आपकी वैल्यू आएगी। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 4.761 एंगस्ट्रॉम माइनस 2.116 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2.6 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। अब इसका अगर देखें ये 8.464 एंगस्ट्रॉम माइनस 4.761 एंगस्ट्रॉम, और इसका आएगा आपका 3.7 एंगस्ट्रॉम के आसपास। तो ये क्या निकल के आ रहा है R2 R1 के बीच जो दूरी है वो इतना है, R3 R2 के बीच की दूरी क्या है इतना है, R4 R3 के बीच की दूरी इतना है। मतलब कि ये दूरी बढ़ती चली जा रही है, ऐसे समझिए आप। यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है और ये हो गया आपका, ये रेडियस है R1 और ये क्या है R2 है, ये यहाँ से क्या है R2 है, ये क्या है R3 है, और R4 जो है और दूर होगा। मतलब फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आप समझ लीजिएगा। ये आपका R1 है और ये R2 है, तो इसके बीच की दूरी कितना है 1.4, और ये क्या है 1.3 है, और ये क्या है 3.7 है। ये इनके बीच की दूरी है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से ऑर्बिट की दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उनके बीच की भी दूरी क्या हो रही है बढ़ती जा रही है। यहाँ पे इनके बीच की दूरी कम है, फिर इनके बीच की दूरी और ज़्यादा हो गई है, इसके बाद ये जो है ऑर्बिट और ये वाला ऑर्बिट इनके बीच की दूरी और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है, जो R2 और R1 है उनके बीच की दूरी जो है वो सबसे कम है। R2 और R1 के बीच की दूरी सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा किसकी है R4 और R3 के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से उनकी दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उनके बीच भी जो दूरी है वो क्या होगी बढ़ती जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड उसकी एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है वही उसकी एनर्जी के बराबर होता है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है 1/2 mv²। अब यहाँ पे v² की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम आगे डेरिवेशन में निकाल चुके थे। वो v² की वैल्यू क्या आई थी ZE² 4πε0 Rm। ये v² की वैल्यू अब हमको यहाँ पे पुट करना होगा इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे v² की वैल्यू तो यहाँ से m और ये वाला m कैंसिल हो रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिलेगा ZE² 8πε0 R। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का मान इतना आया है। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी जो मूव कर रहे हैं पार्टिकल उसमें होगा जरूर काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है वर्क होता है। वर्क मतलब अगर फोर्स अप्लाई करेंगे
किसी चीज़ पर तो वो कुछ दूरी तय करेगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम, वो वस्तु वर्क किया है। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो डिस्टेंस में अपना मतलब पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा है, तो वो वर्क नहीं हुआ। जैसे कि आप दीवार में फोर्स लगा रहे हैं और दीवार एक ही जगह पे है, तो वर्क आपका 0 हो जाएगा, तो कोई वर्क आपने नहीं किया। जब तक वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तब तक वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क होगा। तो वर्क के लिए आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कुछ डिस्टेंस जो है वो तय करेगा, तो हो जाएगा क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो बहुत कम दूरी तय कर रहा है। एटम की साइज ही बहुत कम होती है, तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा एटम में ही, तो वो बहुत कम दूरी तय करता है। इसी वजह से यहाँ पे डेल आर लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए डेल आर, एफ डेल आर। अब एफ की वैल्यू हम आगे इक्वेशन में निकाल चुके हैं। एफ की वैल्यू क्या था, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब यही वैल्यू हम यहाँ एफ की जगह पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए हैं, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डी आर। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जेड ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डेल आर। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो जेड ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर का हमको करना है इंटीग्रेशन। और जब आर का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि ये हो गया आर पावर एन हो गया। अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आएगा आर, और इसके जो रेशियो है उसमें +1 कर देंगे, और यही नीचे ये वाला रेशियो लिख देंगे n+1। इसके रेशियो में +1 करेंगे और जो नीचे है उसका रेशियो नीचे करके +1 कर देंगे। ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अपान में था तो ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये ऊपर गया तो -2 हो गया डेल आर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका रेशियो -2 है, +1 इसमें कर देंगे और इसी को नीचे ले जाके अपान में -2 +1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 +1 हो गया तो हो क्या जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ से -2 +1 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा -1। और इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/r। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, r को इंटीग्रेट किए हैं तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान डिक्रीज हो रहा है। अब इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन थर्ड। देखिए यहाँ पे इक्वेशन थर्ड हो गया, और ऊपर हम क्या निकाले थे, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में भी इसमें काइनेटिक एनर्जी का मान निकला था और उसमें पोटेंशियल एनर्जी का मान निकला था। अब यहाँ इक्वेशन जो फर्स्ट है इसी में क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख देंगे। तो अब आगे करके देख लेते हैं। यहाँ पे E = पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसी में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो हम निकाले हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आया था, -JD² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, प्लस में अब इसका रखेंगे काइनेटिक एनर्जी का मान JD² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसमें क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए JD² दोनों में है तो JD² को बाहर लेंगे, 4 पाई मतलब दोनों में है, और एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, R भी क्या है, दोनों में है। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचा आपका, और यहाँ पे क्या बचा, +1/2 बचा। यहाँ पे 1/2 बचा और यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा। अब देखिए -1 + 1/2, -1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2। -1/2 आपका बचा है। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा आपका, -ZE² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो टोटल एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी। तो देखिए यहाँ से E आपको पता हो गया इतना है, तो R की वैल्यू हम पहले ही इक्वेशन में आपको निकाल के दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे R की वैल्यू आप रखेंगे। R की वैल्यू क्या थी, एप्सिलॉन नॉट n² अपान 4 पाई mZE²। अभी यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हो जाएगा -JD² अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट n² अपान पाई mZE²। ये आपका वैल्यू आ गया। यहाँ पे देखिए जो ये वाली वैल्यू है पाई
ZE² ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये नीचे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा -ZE² पाई m ZE² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट n² h², ये हो गया। अब क्या होगा E = हो जाएगा -ZE² e⁴ m अपान 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n² h²। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है वो हम बाहर लेंगे, तो E = हो जाएगा -E आपका कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, 8 तो कांस्टेंट है ही, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू हम आगे वीडियो में आपको बता चुके हैं, E की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू क्या होती है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। ये वैल्यू आपको पुट करना होगा यहाँ पे, और पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। और ये देखिए Z² और ये क्या है n² है, ना कि h²। यहाँ पे h² यहाँ पे है ना, तो n² ये है, ये दोनों क्या है कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है सबकी वैल्यू पुट करेंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको -2.18 × 10⁻⁻18। ये क्या हो जाएगा आपका Z हो जाएगा, Z² हो गया, Z² n² J, ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये आपकी वैल्यू आ गई। और अगर आपको इसको किलो जूल मोल इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 6.02 × 10⁻23 से क्या होगा मल्टीप्लाई करना, से क्या करना होगा डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे तो ये इसका जो है वो बदल जाएगा किलो जूल प्रति मोल में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे Z होगा। और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना वैल्यू आएगा। और अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है ना, हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं n की वैल्यू रख सकते हैं, Z की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अगर आपको फर्स्ट सेल का निकालना है तो n की वैल्यू 1 रहेगा और Z की वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी हाइड्रोजन के लिए। और अगर सेकेंड सेल का निकालना है तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको मान लीजिएगा। और यहाँ पे अगर 3 सेल के लिए निकाल रहे हैं, थर्ड वाले सेल के लिए, तो 3 आएगा n की वैल्यू। ऐसे ऐसे आप जिस सेल की निकाल रहे होंगे वही वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं एनर्जी, पहले सेल का, सेकेंड सेल का, थर्ड सेल का। अब देखेंगे लिमिटेशन, इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी अपने इस मॉडल में। तो सबसे पहले तो इन्होंने केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये मॉडल बनाया था, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, 2+ हीलियम प्लस हो गया, इन्हीं के लिए ये मॉडल बनाया था। पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये मॉडल नहीं था। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन +2 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। इसी वाले एटम के लिए ये मॉडल बनाया गया था पॉली एटॉमिक, जिसमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए ये सिस्टम नहीं बना था, ये मॉडल नहीं बना था। बोहर्स ओनली एक्सप्लेन मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज हाइड्रोजन, lithium, 2+ helium plus etc. and cannot explain those elements have more than 2 electrons, cannot explain polyatomic system। तो ये इनका पहला लिमिटेशन था। अब सेकेंड लिमिटेशन क्या करेंगे, सेकेंड देखेंगे। बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन रिसेंट स्टडी में क्या पता चला है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल रिवॉल्व करते हैं। मतलब कि वो एक्स एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करेंगे, जेड एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी रिवॉल्व करेंगे। वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ना कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये इनका क्या था, सेकेंड लिमिटेशन था। According to Bohr atomic model, electron revolve around in a circular path, while according to recent study, electron move 3 dimensional। तो ये इनका सेकेंड हो गया। अब थर्ड देखेंगे, इन्होंने क्या किया था, जीमन इफेक्ट जो होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे।
जीमन इफ़ेक्ट क्या होता है ये देख लीजिए। जीमन इफ़ेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जीमन इफ़ेक्ट जो होता है, स्पेक्ट्रल लाइन को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फिर से फाइन लाइंस में टूट जाते हैं, फिर से ब्रेक हो जाते हैं लाइंस में, फाइन लाइंस में, छोटे छोटे लाइनों में ब्रेक हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, जीमन इफ़ेक्ट कहेंगे। देखिए, स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो छोटे छोटे लाइनों में टूट जाते थे, उसी को क्या कहेंगे, जीमन इफ़ेक्ट कहेंगे। बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन आर प्लेस्ड अंडर मैग्नेटिक फील्ड दीज लाइन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन लाइंस, फाइन लाइंस में डिवाइडेड हो जाते थे। दिस इफेक्ट इज नोन एज जीमन इफेक्ट। इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे, स्टार्क इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो फर्दर फाइन लाइंस में, छोटे छोटे लाइंस में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट। उसमें था मैग्नेटिक फील्ड और इसमें क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन आर प्लेस्ड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड देन these line are further divided into fine lines. This effect is called stark effect. इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमको केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें चार टाइप के क्वांटम्स चाहिए होते हैं। पहला तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों हमको पता रहेंगे तभी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता कर पाएंगे। अगर ये चारों नहीं पता रहेंगे तो हम पता नहीं कर पाएंगे। केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नहीं बता सकते। ये इनका क्या था, लास्ट लिमिटेशन था।